यू ऑल टू द वर्चुअल स्कूल। सबका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप रूल्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेम स्पेस के बारे में, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप रूल्स के बारे में। तो सबसे पहले आ जाते हैं एक बात पे कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। ये मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग होता है ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं, मैं डाल सकूं। ठीक है, तो अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो कि है स्कोप रूल्स। तो स्कोप रूल है क्या? देखिए, जब हमने नेम स्पेस के बारे में बात करी थी तो हमने बात किया था कि किस तरह से नेम को डिफाइन किया जाता है और किस तरह से उसको एक्सेस किया जाता है। ठीक है, तो स्कोप क्या है? स्कोप है कि जहां पर आपका नेम स्पेस आपको डायरेक्टली एक्सेसिबल हो। ठीक है, एक ऐसा घेरा, एक ऐसा बाउंड्री जहां पर आपको आपका नेम स्पेस डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, उसको स्कोप कहते हैं। ठीक है, ये स्कोप आपके ऊपर है, आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं। आप इसको फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में अवेलेबल करवा देते हैं किसी चीज को। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप अपने स्कोप को कैसा रखना चाहते हैं। ठीक है, स्कोप जो है वो आपका स्टैटिकली भी बनता है, डायनेमिकली भी बनता है। स्टैटिकली कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए आपने सीधे प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दिया कोई स्कोप, कोई पर्टिकुलर वेरिएबल है जो सारी फंक्शंस को इक्वली अवेलेबल है, तो वो स्टैटिकली आपने डिफाइन कर दिया। लेकिन सपोज कोई फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं, उसके अंदर कोई अगर नेम स्पेस डिक्लेयर्ड है, तो क्या होगा कि जब आपका वो फंक्शन कॉल होगा उसी वक्त ही आपका स्कोप भी डिफाइन हो जाएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि जो स्कोप है वो हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब वो डायनेमिक भी हो सकता है, वो स्टैटिक भी हो सकता है। ठीक, तो अब जल्दी से आ जाते हैं चार मेन थिंग्स के ऊपर जो कभी भी स्कोप के रिस्पेक्ट में हमको हमेशा ध्यान रखनी होती है। ठीक है, पहली बात, स्कोप डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। ठीक है, सारे वेरिएबल्स एक ही स्कोप रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटीजर को डिक्लेयर किया या कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू ली है या कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है या कोई एरे ले लिया है या कोई फ्लोट वैल्यू ले ली है तो इन सबको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कहीं कोई स्कोप डिक्लेयर करते हैं तो जिस तरह से एक इंटीजर फंक्शन उस स्कोप में आपको अवेलेबल होगा उसी तरीके से एक ऑब्जेक्ट या कोई एरे भी आपको अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं है कि इंटीजर के लिए कोई डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे और ऑब्जेक्ट के लिए कोई डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होंगे। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, var 10+5 प्रिंट var, और फिर हमने एक var नाम से फंक्शन भी डिफाइन किया है, उसमें हमने y को पास किया है, फिर उसमें हमने प्रिंट var किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने var को हेलो दे दिया है और फिर हमने var को प्रिंट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं var को 3 बार 3 अलग अलग जगहों पे स्कोप वाइज डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो अगर ये प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करें लाइन बाय लाइन तो हम देखेंगे कि जब 10+5 हुआ तो सबसे पहले 15 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, डेफिनेशन में आपने y पैरामीटर पास किया है और उसके अंदर आपका एक var प्रिंटेड है। ठीक है, तो जो भी आप var में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, मतलब var फंक्शन में आप y की जो भी वैल्यू पास करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वहां पर var प्रिंट होगा तो वो किसको लेगा? वो लेगा जो ग्लोबली अवेलेबल है। ग्लोबली क्या अवेलेबल है? 15। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन के अंदर आपने var को एक्सेस किया, किसको? जो फंक्शन के बाहर अवेलेबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो var को वैल्यू दे दी गई है हेलो की, यानी अब var को एक स्ट्रिंग असाइंड है, तो यानी 15 की जो वैल्यू थी वो हट के हेलो हो जाएगी। ठीक, तो फिर हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्कोप के हिसाब से वैल्यू जो थी var की वो चेंज हो गई और उसी हिसाब से वो मॉडिफाई होकर आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट में हमको ध्यान ये देना है कि हर तरह के वेरिएबल्स को सिमिलर मैनर में ट्रीट किया जाता है। ठीक, अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, ये यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर आपने कोई स्कोप डिफाइन किया है तो किसी पर्टिकुलर नेम स्पेस की पहुंच या किसी पर्टिकुलर वेरिएबल की पहुंच उस स्कोप तक ही रहेगी। जैसे अगर आपने एक फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल को डिफाइन किया है तो उसकी ज्यादा से ज्यादा जो रीच है वो उस फंक्शन में ही रहेगी। अगर आपने एक क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफाइन किया है या कोई नेम स्पेस डिफाइन किया है तो उसकी मैक्सिमम रीच उस क्लास तक ही रहेगी, आप उस क्लास के बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज इट्स इंक्लूजिंग फंक्शन और क्लास और अ फाइल। ठीक है, मतलब फाइल हो, क्लास हो, फंक्शन हो, जैसा आपने स्कोप डिफाइन किया होगा उसी के अंदर ही वो एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो
ऐसा नहीं है कि नेम स्पेसेस आपस में एक दूसरे को ओवरराइड कर जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि टेस्ट, यहाँ पर एक टेस्ट नाम से फंक्शन बनाया गया है, उसके अंदर x इक्वल्स टू 5 रखा गया है और फिर प्रिंट x कर दिया गया है। अब हमने इस फंक्शन को मॉडिफाई किया, x को हमने बाहर भी असाइन किया और x की वैल्यू को 10 रखा। फिर हमने डेफ एग्जाम एक फंक्शन डिफाइन किया, उसमें हमने प्रिंट की वैल्यू, फिर हमने डेफ टेस्ट नाम से एक फंक्शन डिफाइन किया, उसमें x की वैल्यू जो थी वो हमने 5 रखी। फिर उसके बाद हमने x को प्रिंट कर दिया। फिर हमने डेफ मार्क्स नाम से एक फंक्शन बनाया, उसमें हमने x को एज अ पैरामीटर पास किया, ठीक है, और फिर हमने प्रिंट करा दी x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर 4 एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट रखी हुई हैं, जैसे कि प्रिंट x, फिर एग्जाम को कॉल किया गया है, एग्जाम फंक्शन को, फिर टेस्ट फंक्शन को कॉल किया गया है, फिर मार्क्स फंक्शन को कॉल किया गया है 20 पैरामीटर के साथ। तो अब देखते हैं एग्जीक्यूशन किस तरह से चल रहा है। जब प्रिंट x किया तो जो x ग्लोबली अवेलेबल था, ठीक है, यानी 10, तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई 10। फिर हमने एग्जाम फंक्शन को कॉल किया जो कि प्रिंट कर रहा था x की वैल्यू। x क्या है अभी? x की वैल्यू अभी 10 है, क्योंकि फंक्शन के अंदर कुछ डिफाइंड नहीं है x की वैल्यू, और हमने x को एक्सेस किया है, तो x ग्लोबली कौन सा अवेलेबल है? 10, तो 10 प्रिंट हो गया। फिर हम आते हैं टेस्ट, जब हमने कॉल किया, जब हमने टेस्ट को कॉल किया तो टेस्ट फंक्शन के अंदर x की वैल्यू 5 है, ठीक है, और फिर प्रिंट x स्टेटमेंट कॉल हुई है, तो इस बार क्या प्रिंट होगा? 5 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे चौथे फंक्शन कॉल के ऊपर, जहां की है मार्क्स को हमने 20 वेरिएबल सप्लाई किया है। तो जैसे ही 20 सप्लाई होगा, x मार्क्स फंक्शन के लिए उसका अपना लोकल वेरिएबल है, तो इसलिए इस बार 20 प्रिंट होगा। तो स्कोप के हिसाब से आपका डिफाइन होता है कि कौन सा वेरिएबल कहां एक्सेस किया जा रहा है, ठीक है। अगर आप फंक्शन के अंदर वेरिएबल दे देंगे तो वो वेरिएबल यूज करेगा फंक्शन। अगर आपने फंक्शन के बाहर वेरिएबल दिया है और फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया है और उसको यूज कर लिया है, तो फंक्शन बाहर वाले वेरिएबल को एक्सेस करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, इससे यही जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो अब जल्दी से आ जाते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के ऊपर। तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? नेम्स ऑलवेज बिलोंग टू द नेम स्पेस where they are bound, irrespective of whether they are bound before or they are referred afterwards। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आपने एक नेम स्पेस डिफाइन किया तो आपके जितने भी नेम्स होंगे वो उस नेम स्पेस से बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 नेम स्पेस डिफाइन किए हुए हैं और सब में सेम नाम से वेरिएबल यूज किया हुआ है तो आपस में वो इंटरफेयर करेगा। जो जिसके नेम स्पेस में लाई करता है वो वेरिएबल वहीं पर ही एक्सेसिबल होगा, चाहे आप उसको पहले रेफर करें या आप उसको बाद में रेफर करें, ठीक है। इसी रीजन की वजह से पाइथन जो है वो एक लेक्सिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पाइथन एक लेक्सिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। लेक्सिकल्स बेसिकली अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो जितने भी लिटरल्स आपके यूज कर रहे हैं, जैसे x इक्वल्स टू 1 0, डेफ फंक्शन, जितनी भी चीजें एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहचान सकती है अपने कंपाइलर की मदद से, ठीक है, वो सारी चीजें लेक्सिकल्स होती हैं। मतलब एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक जिसकी मदद से आपका एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है। इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, लेकिन इस लाइन को याद रखिएगा, पाइथन एक लेक्सिकली स्कोप्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अब the variable scopes are determined entirely by the location of the variable in the code of the program files, not by the function called, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका जो स्कोप है वो आपने क्या कहते हैं प्रोग्राम फाइल में कहीं भी लिख दिया तो उसके हिसाब से उसका स्कोप जो है वो अपना डिफाइन हो रहा है। आप किसी भी फंक्शन में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, जहां आप उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, वहीं पर ही उसका स्कोप आएगा। ऐसा नहीं कि अभी x का स्कोप बाहर था, आपने एक फंक्शन कॉल किया, अब x का स्कोप अंदर मूव हो चुका है, नहीं। अगर आपने उस फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल डिफाइन किया है तो ही उसका स्कोप ऑल्टर होगा, वरना उसका स्कोप ऑल्टर नहीं होगा, ठीक है। वो जो बाहर अवेलेबल है वो एक सेपरेट नेम की तरह गिना जाएगा, जो एक फंक्शन के अंदर अवेलेबल होता है वो एक डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो आपस में ये चीजें एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगी, ठीक है। अब आते हैं, जैसे इस एग्जांपल को देख लेते हैं, जिससे समझ में आ जाएगा कि नेम स्पेस से कैसे बाउंड होता है। जैसे मान लीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है। एक फंक्शन डेफ फंक्शन 1 कॉल किया गया है जिसमें x की वैल्यू 50 है, प्रिंट x सिंपल प्रिंट कर दे रहे हैं। सिमिलरली फंक्शन 2 हुआ है जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट पहले है, फिर हमने x को डिफाइन किया है 25,
ठीक है। फिर आते हैं डेफ फंक्शन 3 पे, जहां पर एक p पैरामीटर पास हुआ है। p की वैल्यू अगर लेस देन 10 है तो x की वैल्यू को 2 कर दिया गया है और उसको प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। बट देखिएगा स्कोप अलग अलग है। इफ के अंदर हम x की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, बट प्रिंट हम इफ के बाहर कर रहे हैं। ये चीज थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ठीक है। तो फंक्शन 1 पे अगर हम आए तो फंक्शन 1 में क्या है, फंक्शन 1 में सबसे पहले x की वैल्यू को 50 असाइन होगा, ठीक है, और प्रिंट x होगा, तो यानी सिंपल हमारा जो कंसोल पे दिखेगा वो हमको 50 दिख जाएगा। फिर फंक्शन 2 कॉल होगा। फंक्शन 2 कॉल होते ही एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने जो स्कोप है फंक्शन का x, उसमें हमने x को 25 का असाइन किया है, पर हम उसको प्रिंट पहले कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट हम उसे पहले कर रहे हैं, तो यहां एरर आ जाएगी। सपोज यहां पर x की वैल्यू को 25 नहीं असाइन होता तो यहां पर x 10 प्रिंट हो जाता स्ट्रेट अवे, क्योंकि x ग्लोबली अवेलेबल था। बट क्योंकि यहां पर हमने x की वैल्यू को 25 असाइन कर दिया है और हम उसे पहले प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो यहां प्रिंट नहीं होगा, यहां एरर आ जाएगी। अब हम आते हैं अपने एक थर्ड कॉल के ऊपर, जो कि फंक्शन 3 है, उसमें हमने 20 पास किया है। जैसे ही हम फंक्शन 3 में 20 पास करते हैं, p की वैल्यू जो है वो 10 से कम नहीं है, तो इसलिए x की वैल्यू कभी 2 होती ही नहीं है। बट क्योंकि स्कोप के अंदर हमने x की वैल्यू को 2 रखा हुआ है, ठीक है, और हम उसे प्रिंट भी करना चाह रहे हैं, पर हमने कभी डिक्लेयर भी नहीं किया, तो इसलिए एरर आ जाएगी। अब हम आते हैं थर्ड कॉल के ऊपर। थर्ड, जब फंक्शन 3 को दोबारा से कॉल किया जा रहा है 5 पैरामीटर के साथ, इस बार 5 10 से कम है, ठीक है, तो x की वैल्यू को 2 भी मिल गया और प्रिंट हो जाएगा 2, ठीक है। तो बेसिकली फंक्शन 2 जब कॉल होगा और जब फंक्शन 3 20 पैरामीटर के साथ कॉल होगा तो यहां पर एरर आ जाएगी। इसीलिए आप देखिए कि नेम स्पेस जो है वो बाउंडेड है, जहां पर वो डिक्लेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, जो कि फाइनल पॉइंट है। सपोज आपने कोई चीज ग्लोबली डिक्लेयर कर रखी है, ठीक है, तो उसको एक्सेस करने के लिए और वो किसी और से ओवरराइड ना हो, आपको ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना होगा। सिंपल टर्म्स में देखें, नेम्स डिक्लेयर्ड इन विद ग्लोबल कीवर्ड हैव टू बी रेफर्ड एट फाइल लेवल। ऐसा नहीं है कि आपने ग्लोबल कीवर्ड जो है वो आपको सबसे बाहर रखना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक क्लास के अंदर, एक फंक्शन के अंदर ग्लोबल यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपने सोचा कि ठीक है मैं इस फंक्शन के अंदर और नेस्टेड चीजें बनाऊंगा और वहां मैं ग्लोबली इसको एक्सेस कर लूंगा। नहीं, ग्लोबल हमेशा फाइल लेवल पे होता है, मतलब सबसे बाहर होगा, ठीक है। तो ग्लोबल का स्कोप हमेशा पूरे प्रोग्राम में रहता है, इसीलिए ग्लोबल कीवर्ड जो है वो हमेशा सबसे बाहर यूज होगा। एक और सिंपल सा प्रोग्राम हम इस पे देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल, x की वैल्यू को 5 रखा गया है, एक फंक्शन 1 यूज किया गया है, उसमें हमने x की वैल्यू को 2 किया है, फिर x को इंक्रीमेंट कर दिया है 1 से। फिर फंक्शन 2 यूज हुआ है, फंक्शन 2 में हमने ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस किया है, ग्लोबल x के वेरिएबल को एक्सेस किया है, उसको हमने इंक्रीमेंट किया है 1 से, और फिर हमने सिंपल एक प्रिंट का स्टेटमेंट यूज किया है। तो सबसे पहले जब प्रिंट कॉल होगा तो x की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होगा, ठीक है, तो x का स्कोप इस बार चेंज हो गया। अब x का स्कोप फंक्शन 1 के अंदर x डिक्लेयर्ड है, इसलिए x का स्कोप वहां आ गया, तो x की वैल्यू को 2 मिल गया, ठीक है। अब x इक्वल्स टू x प्लस 1 हुआ, यानी कि x की वैल्यू अब 3 हो गई, ठीक है। तो प्रिंट क्या होगा? 3। अब आते हैं फंक्शन कॉल 2 के ऊपर। फंक्शन कॉल 2 क्या कर रहा है? वो ग्लोबल x को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ग्लोबल x एक्सेस होगा, इस बार x की वैल्यू 2 ली जाएगी और x प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो फिर से हमारा x की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, तो हमारा प्रिंट जो होगा वो 6 होगा। तो ग्लोबल हमेशा फाइल लेवल पे डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट थे हमारे स्कोप्स के बारे में। तो सिंपल सी बात है कि अब हमारा जो है वो सेकंड पार्ट भी खत्म हो चुका है। अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे एलईजीबी रूल के बारे में, जानेंगे ये क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं जब भी वीडियो डालूंगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।